Hello and welcome to Physics Mafia. Today we have problem number 1.8 from Irodo Hitler series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ ए रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, रिवर के बीच में किसी एक पॉइंट पर एक बॉय है एंकर कर, यानी कि बॉय जो नाव होते हैं किनारों पर आते हैं तो उनको रोकने के लिए उन्हीं रस्सों से बांध दिए जाते हैं. तो एक ऐसा एक वो एंकर वो बना रखा है जहाँ पर नावों को या फिर जो बोट्स होते हैं उनको बांध दिया जाता है जहाँ से दूर ना जाएं वो बिना किसी मूवमेंट के, यानी कि जब तक उनको फ्री नहीं करा जाएगा वहाँ से दूर नहीं जाएंगे, बांध दिया जाता है. तो वैसा कोई पॉइंट है, पॉइंट पी हम उसको मान लेते हैं. उस पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं. उनके अलोंग द बोट ए अलोंग ये दोनों बोट मूव करती हैं ए और बी उन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे पॉइंट पी से. बोल रखा है कि बोट ए अलोंग द रिवर, जो ए है वो अलोंग द रिवर मूव करती है, एंड बोट बी अक्रॉस द रिवर. बोट बी जो है, बी वाली जो बोट है, ये बोट है बी, इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये है बोट बी. ठीक है, जूम इन करके देख सकते हैं बी है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अलोंग द रिवर मूव करता है और बी परपेंडिकुलर टू द रिवर मूव करता है. हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द बॉय एंड जो बॉय बनेगा ये द बोट्स रिटर्न, ये जो बॉय जो बन रहा है पॉइंट पी है जहाँ पर इनको बांध रखा था. स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है. ए तो अलोंग द रिवर जितने डिस्टेंस जाकर के वापस आता है, बी उतनी ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाकर के वापस आता है. यानी अगर ये डिस्टेंस डी अगर अलोंग द रिवर जाता है और फिर वापस आता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस डी ऊपर जाता है और फिर वापस लौट करके आता है. इस तरीके से गिवन है. फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ मोशन ऑफ बोट टो ए अपॉन में टो बी. टो टाइम को लिख रखा है, जो टाइम है टो ए और टो बी, यानी कि इसको आगे जाकर वापस आने में जो समय लगा और इसको आगे जाकर वापस आने में जो समय लगा, उनका जो टाइम का है रेशियो पूछा हुआ है. इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज नीटा, यानी 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी. अगर रिवर की वेलोसिटी v है, अगर हम ऐसा मान लें, तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जो VBR हम बोलते हैं, ये तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ये तो एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो हम लिखते हैं उसके बराबर है, वो नीटा टाइम्स v है. तो दोनों इक्वल डिस्टेंस चल के आए, एक अलोंग द रिवर एक परपेंडिकुलर टू द रिवर. पहले अलोंग द रिवर वाले की ए की बात कर लेते हैं कि जो ए है वो अलोंग द रिवर मान लो डिस्टेंस डी गया और वापस लौट के आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम. बट क्योंकि जाते समय और आते समय उनकी नेट स्पीड जो रहेगी वो अलग रहेगी, क्योंकि जाते समय तो डाउन द स्ट्रीम चल रहा था तो रिवर भी उसको सपोर्ट कर रही थी, और आते समय अप टू द स्ट्रीम चल रहा है तो रिवर उसका अपोज कर रही है उसके मोशन का, क्योंकि रिवर हमेशा उसको चाहेगी कि इस डायरेक्शन में वो मूव करे. बट विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी वो मूव कर सकता है, बोट के पास जो वेलोसिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली, उसकी वजह से तो वापस रिटर्न कर जाएगा. बट नेट स्पीड अलग अलग रहेंगी तो टाइम जाने में और आने में अलग अलग लगेगा. सेम चीज़ इसमें रहेगी कि ये पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा फिर वहाँ से वापस आएगा. बट पहले इसको डिस्कस करें तो इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन में मूव करने के लिए मैं डाउन स्ट्रीम बोल देता हूँ, पी से क्यू जाने वाला, पी से क्यू जाने पर इसकी जो नेट स्पीड होगी वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इतनी वेलोसिटी से चल सकता था. बट क्योंकि बोट उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर भी उसको उसी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए नेट स्पीड इसकी कितनी बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, ये नेट स्पीड बनेगी. बट वापस आने की जो इसकी स्पीड होगी, वापस आने की जो स्पीड होगी इसकी, मैं ऐसे लिख दूं इसको v q से p तक का, वो कितना होगा, वो नीटा इंटू v वेलोसिटी से मूव कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट इतनी स्पीड से वो इधर की तरफ जाएगा हर सेकंड, नीटा इंटू v डिस्टेंस चल जाएगा. लेकिन रिवर की वेलोसिटी v होने की वजह से वो पीछे आ जाएगा v के बराबर, तो नेट आगे कितना जा पाएगा, नीटा इंटू v माइनस v. नेट इसकी रिलेटिव स्पीड ये सॉरी ग्राउंड में जो ग्राउंड के फ्रेम में इसकी जो नेट स्पीड हो पाएगी वो इतनी बन पाएगी. तो p से q तक जाने का, मान लो ये डिस्टेंस d था, तो इसे ये जाने का समय जो लगेगा p से q का और q से p तक आने का समय जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा इसके ट्रैवल का. जाते समय डिस्टेंस d मूव करा और स्पीड कितनी थी, नीटा v प्लस v, इतना टाइम लगा. और वापस आते समय डिस्टेंस तो d था लेकिन स्पीड नीटा v माइनस v हो गई थी, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड फिर से कर दिया तो फिर ये वापस लौटने का समय आ गया. टोटल टाइम दोनों को जोड़ दिया, d बाई वी कॉमन ले लिया और इनको जोड़ दिया, तो जो ए बोट है जो अलोंग द रिवर डिस्टेंस d आगे जाकर के आई है उसको कितना टाइम लगा वापस आने में, वो टाइम हमें पता लग गया. इसको मैं टी ए बोल देता हूँ इस तरीके से. ठीक है, ये अपना टी ए है. अब
नेक्स्ट है अपन बोट बी पे चलते हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करके आई है सेम डिस्टेंस डी। तो हम बोल देंगे कि भाई ये यहाँ से नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसका मोशन हो रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अदरवाइज जिस जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए। अब विद रिस्पेक्ट टू रिवर जिस स्पीड से चल सकता है नीटा इनटू वी, और जो रिवर की वेलोसिटी है उन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली वेलोसिटी इस तरफ लेनी पड़ेगी? तो क्योंकि अगर ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं चलेगी तो रिवर के साथ साथ तो जाना ही पड़ेगा रिवर के फ्लो की वजह से, तो वो स्पीड वी से इधर की तरफ चलने लग जाएगी। बट क्योंकि नेट स्पीड इधर की तरफ रखना है, और ये नेट स्पीड किस किस का रिजल्टेंट होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा, भाई रिवर के एस्पेक्ट में बोट कितनी स्पीड से किधर जा सकती है प्लस में रिवर किधर लेके जाना चाह रही है, दोनों को जोड़ेंगे उसी से तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी किधर जाएगी बोट। ठीक है, तो एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वी और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना था तब जाकर के रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी थी। एक वेक्टर उसमें से इधर की तरफ है और रिजल्टेंट यहाँ पर, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के कहीं ना कहीं बीच में ही आता है। तो जो दूसरा वेक्टर जिसका जो इसके साथ जुड़ करके रिजल्टेंट ये देगा वो इसके इस रिजल्टेंट के दूसरी तरफ इधर कहीं होना था। तो इसलिए मुझे पता चला कि भाई वो रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसको इधर इधर कहीं जाना पड़ेगा। मान लो एंगल थीटा पर उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उस वजह से नेट स्पीड इधर की तरफ आ रही है। और नेट स्पीड इधर की तरफ आने के लिए एक्स में जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो जीरो भी होनी चाहिए। एक्स में नेट स्पीड जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? नीटा इनटू वी है उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पीछे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन रिवर उसको आगे ले जाना चाहेगी। तो नेट अगर जीरो होना है तो पीछे की तरफ आने वाला कंपोनेंट जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली वेलोसिटी का है वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर आ जाना चाहिए, ताकि नेट एक्स में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए और नेट एक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे। तो परपेंडिकुलर मूव करने के लिए एक्स में जो वेलोसिटी वी है वो पीछे की तरफ माइनस एक्स में आने वाली वेलोसिटी नीटा इंटू वी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, वी से वी कट गया 1/नीटा। और जो नेट स्पीड बनेगी, नेट स्पीड में इस वी का तो इधर कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं क्योंकि तो परपेंडिकुलर है, तो ये तो वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं देगा। लेकिन नीटा इंटू वी का तो आएगा कोस थीटा कंपोनेंट। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो नीटा इंटू वी कोस थीटा होगी, सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ। तो वी नेट बन जाएगी नीटा इंटू वी इंटू कोस थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/नीटा हमारे पास पता है तो कोस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, और जैसे कोस थीटा की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास वी नेट निकल के आ जाएगा। तो नीटा इंटू वी तो ऐसे कैसे, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ साइन थीटा से लिखा जा सकता है। साइन थीटा को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या बनेगा? बेस बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। तो कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अपॉन में हाइपोटेनस यानी वही नीटा, ये कोस थीटा बनेगा। अब ये कोस थीटा हमने यहाँ पर रख दिया तो ये वी नेट की वेलोसिटी स्पीड आ गई, वी नेट स्पीड आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब सेम काम जो इधर जाते समय होगा वही सेम काम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ वापस लौटते समय होगा। तो एक बार तो ऊपर गया और एक बार वापस लौटा, दोनों समय में नेट स्पीड तो उतनी की उतनी रहेगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का तो वही सेम कैलकुलेशन रहने वाला है। तो नेट स्पीड क्योंकि ऊपर जाते समय परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते समय और आते समय सेम रहेगी, तो जाते समय भी डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगा मान लो, क्योंकि सेम डिस्टेंस बोला है, जितना डिस्टेंस ये इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो करके आएगा उतनी डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर जाके आना है। तो इसको भी डिस्टेंस डी आगे जा करके और फिर वापस लौटना है। तो जाते समय डी बाई वी नेट और आते समय भी डी बाई वी नेट, तो सीधा सीधा 2d बाई वी नेट लिख सकता हूँ। तो 2d बाई वी नेट कितना था? वी नेट वी स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1 जो बना था, ये तुम्हारा टी बी बन गया। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है कि दोनों को जो समय लगता है उसका रेशियो बताना है, दोनों का रेशियो बताना है। तो टी ए अपॉन में टी बी रख देंगे, टी ए की वैल्यू पता है हमें, टी बी की वैल्यू पता है, वी बाई डी से वी बाई डी कट गया, ये 2 वगैरह जो भी है सारी चीज़ें कट जाएंगी, और टी अपॉन में टी बी की वैल्यू बन जाएगी नीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1, सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब क्योंकि हमें नीटा की वैल्यू 1.2 गिवन है तो वो सारी वैल्यूज रखेंगे, तो टी अपॉन में टी बी की वैल्यू अपने पास 1.8 निकल के आ जाएगी। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में, तब के लिए बाय।